मैं सबसे पहले तो यासीन उनको कहूँगा कि अगर वो कंसिडर कर रहे हैं इस परस्यू करना, तो वो मुझसे ज़रूर बात कर लें पहले, ताकि मैं उनको कन्विंस कर सकूँ कि इस लाइन में ना आएँ। नहीं, एआई का एस्पेक्ट तो बिल्कुल वैलिड है। कोई भी ऐसी जॉब जिसमें इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं। अक्सर लोगों का काम सिर्फ नॉलेज के ऊपर होता है कि अब आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज सेल कर रहे हैं या आप इन्फॉर्मेशन सेल कर रहे हैं। तो वो चीज़ एआई से बहुत इफेक्ट होगी क्योंकि एआई से स्मार्ट इसका कोई नहीं है और जो एक्यूरेसी, जो एफिशिएंसी उसके पास है वो हम उसको उम्मीद नहीं कर सकते। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो 2017-18 में 3-4 लाख 5 लाख के करीब उनके नंबर्स थे, वो अब जो है 15 लाख के ऊपर चले गए। कितने ये कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो लॉस में थे वो प्रोग्राम्स शट डाउन करने की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलेजेस कुछ हैं जिन्होंने लास्ट ईयर सरप्लस डिक्लेयर किया ऑफ 200-250 मिलियन डॉलर्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो एक एटीएम की तरह यूज किए हैं सबने। ये गुब्बारे में आप हवा भर रहे हैं और हवा निकलनी नहीं है। ये जब फटेगा वो बलून तभी ये हवा निकलेगी। Nobody, even in the government, realized कि नंबर पहुंच कहां गया है. In a country where the population is 40-45 million, local college down the road है. आप बाहर से आते हैं, वहां से आप कोई डिप्लोमा करते हैं 1 साल का 2 साल का. क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो यार. एक बंदा है जो गांव में रहता है, उसको कुछ नहीं पता कि स्कैम्स क्या होते हैं, ये ई ट्रांसफर का स्कैम क्या होता है और ये क्या होता है और वो क्या होता है. उसको स्कैम करना ज्यादा आसान है कि मैं एक एजेंट हूं, आप एक कॉलेज है, आपने मुझे कहा यार तुम मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट लाके दो, मैं तुम्हें $3,000 दूंगा. अब इसमें से एजुकेशन निकल गई, ये बिजनेस बन गया. और जो वो अपने लैंग्वेज टेस्ट देते हैं, आईएलटीएस है या जो भी वो लैंग्वेज टेस्ट देते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज है. वो जो जहां वहां किसी को पैसे दिए, उसने जाके लैंग्वेज टेस्ट दे दिया. थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ आए हैं, वो फेक एडमिशन लेटर्स पे वीजास लेके आए. कोई यहाँ पे जो है अपने घर बेच के आया है, कोई यहाँ जमीन बेच के आया है, कोई अपनी जो है ज्वेलरी बेच के आया है, कोई किसी तरह से आया है, किसी ने 4-5 साल यहाँ पे अंडर द टेबल कैश पे काम कर करके अपने आप को सर्वाइव करके जो है इस उसमें कि यार मुझे परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी. और आप एवरी डे देखते हैं कि इस कॉलेज ने 250 बंदा निकाल दिया, उस कॉलेज ने जो है 200 बंदा ले ऑफ कर दिया. ये तो होगा, जाहिर बात. तो ये डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स हैं पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के. और आई कुड नॉट एग्री विथ यू मोर कि ये सब चीजें लिंक्ड हैं इकोनॉमी से. अगर सबके पास अच्छी जॉब्स हों, सब अच्छी सैलरीज कमा रहे हों, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो एक मिनिमम लेवल पे हो, ये तो किसी को बुरा नहीं लगता कि यार और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं. एवरीबडी वेलकम्स एवरीवन. ऑलराइट फ्रेंड्स, आज मेरे साथ एक गेस्ट है जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट है कनाडा में और इनका रेफरेंस मुझे मिला था मेरे एक और दोस्त बहरोज़ है उनकी पॉडकास्ट पे. तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग की गुफ्तगू लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनको भी इनवाइट करें अपने शो पे और इनसे बात करें कि भाई आखिर क्या चल रहा है इमिग्रेशन की दुनिया में. इतनी हलचल है, इतनी चेंजेस आ रही हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और आए दिन हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से. वो जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं धरना देके. तो क्या चल रहा है? क्या चेंजेस हैं? क्या स्टेटस है? और आगे इमिग्रेशन के हवाले से क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं? आज हम इन पे बात करेंगे. तो उसके लिए मैंने आज इनवाइट किया है अब्दुल्ला बिलाल को. अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम यासीन, बिल्कुल ठीक. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम. अब्दुल्ला, थोड़ा-सा बता दीजिए कि अपना बैकग्राउंड, कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? यहाँ कब पहुँचे कनाडा? और ये जो इमिग्रेशन का आपने सफ़र शुरू किया एज़ अ कंसल्टेंट, तो इसमें कैसे आना हुआ? ये एक्सीडेंटली था या फिर आपका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है इमिग्रेशन के हवाले से? बिल्कुल यासीन, तो मेरा ख़्याल है अब आपके आखिरी सवाल से शुरू करते हैं कि इस फ़ील्ड में कैसे आना हुआ और वेदर इट वाज़ एक्सीडेंटल या सोच समझ के. तो मेरा ख़्याल है कनाडा आके बहुत सारे लोग अक्सर एक्सीडेंटली ही चीज़ों में जो है वो फ़ॉल इन कर जाते हैं और कुछ अरसा बाद रियलाइज़ करते हैं कि यार मैं इस फ़ील्ड में कैसे आ गया. ले तो बिल्कुल. अ, मैं पाकिस्तान से ओरिजिनली कराची में पैदा हुआ और पाकिस्तान में स्कूलिंग हुई और बस अपना रास्ता बनाते-बनाते 2013 में कनाडा आ गए. उससे पहले मैं जब कॉलेज में था तो मैं यूएस जाने का मुझे मौका मिला. वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की. वापस पाकिस्तान गया. मेरे फादर की लॉ फर्म थी, ही वाज़ अ लॉयर. तो कुछ ऐसा आइडिया था, कुछ ऐसी एक हमारा प्लान था कि इवेंचुअली उनके साथ मैं काम करूँ. तो मैंने फिर पाकिस्तान से लॉ किया और हमारी प्रैक्टिस भी कुछ ये इंजीनियरिंग साइड पे ही थी. इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लॉ के फील्ड में थी. तो वो जो मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री थी वो काफ़ी यूज़फुल मेरे लिए थी उस वक़्त जब मैंने अपने फ़ादर के साथ काम शुरू किया. तो पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान में अपने फ़ादर के साथ उनकी फ़र्म में प्रैक्टिस की और 2013 में कनाडा आ गए. और कुछ जब यहाँ आए तो इतना क्लियर मेरे माइंड में नहीं था कि क्या करना है और किस फील्ड में जाना है. मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मैं अपने लॉ को कंटिन्यू करना चाहूँ, तो किस तरह से मुझे वो यहाँ पे कन्वर्जन करनी पड़ेगी, कुछ एग्ज़ाम्स लेने पड़ेंगे और 2-3 और ऑप्शंस मेरे सामने थी. मैंने उनको सोचा कि ट्राई करते हैं.
बट इवेंचुअली फिर मैं आई वांटेड टू गेट बैक टू समथिंग विच वाज क्लोजर टू माय फील्ड, क्लोजर टू माय एक्सपीरियंस, माय स्किल सेट। तो लॉ तो मैंने नहीं किया, मैंने वो एग्जाम्स और वो कोर्सेज वगैरह तो नहीं किए, लेकिन मैंने लाइसेंस जो लाइसेंसिंग प्रोग्राम है इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स का, वो मैंने किया। उसमें कुछ एक आपका एजुकेशन का कंपोनेंट होता है, फिर आपको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना पड़ता है। तो मैंने वो करके लाइसेंस हो गया एज अ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। और बहुत अरसे से 6 7 8 ईयर्स प्लस से इसी फील्ड में हूँ। बहुत चेंजेस देखे, बहुत चेंजेस अब हम देख रहे हैं, और कुछ एक्सीडेंटल कह लें इस फील्ड में आ गए, और कुछ जो है बाय डिज़ाइन। ज़बरदस्त। तो आपने मेंशन किया कि आप यूएस भी जा चुके हैं, वहाँ से आपने अपनी डिग्री की थी। तो दुनिया तो यूएस की तरफ जाती है, तो आपका यूएस में रहने का क्यों नहीं रुझान रहा? मल्टीपल रीजंस हैं उसमें। एक तो ये, जैसे मैंने आपसे कहा ना, कि कुछ ऐसा था प्लान उस वक्त के मैं इवेंचुअली आई विल स्टार्ट वर्किंग विद माय फादर। तो वो था कि आपने डिग्री कर ली, अब आप जाके जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, और जितनी जल्दी हो सकता है प्रैक्टिस ज्वाइन कर लें, क्योंकि यही शुरू से प्लान जो है वो कुछ यही था। लेकिन ऑब्वियसली मतलब अमेरिका आप जाते हैं, और आप अक्सर जो है यही आपकी ख्वाहिश होती है कि यार यहीं रह जाएं और यहीं इसको एक्सटेंड कर लें अपने स्टे को। लेकिन यासीन, मैंने ग्रेजुएट किया 9/11 के 2 महीने बाद। तो जब मेरा ओह! फिर मेरा तो बड़ा कोर्स खतरनाक खत्म टाइम था हुआ, वो। हाँ, तो मेरा जब वो खत्म हुआ, मैंने जब ग्रेजुएट किया, तो आई ग्रेजुएटेड इन दिसंबर ऑफ 2001, और सितंबर 11 2001 हो चुका था। तो वो तो बिल्कुल ही जो है टाइम नहीं था उस वक्त वहां रहने का और एक्सटेंड करने का, और बहुत सारी अनसर्टिनिटीज थी, बहुत चीजें उस वक्त भी चेंज हो रही थी। तो बस इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स, जिसमें ये दो चीजें सबसे बड़ी थी, और बस हुँ। विच सॉर्ट ऑफ मेड अप माय माइंड कि चलो यार, लेट्स जस्ट गो बैक। तो फिर मैं इस पे दोबारा से आऊँगा वापस जब हम थोड़ा-सा बात कर लेंगे इमिग्रेशन के हवाले से, क्योंकि इस वक़्त हम देख रहे हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कि जो नेगेटिव सेंटिमेंट है सोसाइटी के अंदर वो काफ़ी बढ़ रहा है ना। और क्योंकि आप उस वक़्त थे 9/11 के टाइम पे यूएस में, तो आपने वो चीज़ें अपनी आँखों से देखी होंगी कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ या जनरली इमिग्रेंट के खिलाफ एक एक नेगेटिव सेंटिमेंट वहाँ पे डेवलप हुआ था। बहुत से लोगों पे अटैक भी हुए थे, वायलेंट अटैक भी हुआ था। तो उस हवाले से हम दोबारा इस पे टच करेंगे। तो अच्छा, ये बताएँ कि अगर किसी ने परस्यू करना है इमिग्रेशन कंसल्टेंट का जो करियर है, तो उसके लिए क्या एग्ज़ाम्स, कितने एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं? और थ्योरी ही होती है या उसमें कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है? थोड़ा-सा उस पे बता दीजिए। मैं सबसे पहले तो यासीन उनको कहूंगा कि अगर वो कंसिडर कर रहे हैं इसको परसू करना, तो वो मुझसे ज़रूर बात कर लें पहले, ताकि मैं उनको कन्विंस कर सकूं कि इस लाइन में ना आए और कुछ और सोचें। अ, ओके। क्योंकि और ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि आई थिंक कि बहुत बहुत मेजर जो चेंजेस हैं इस वक्त इस फील्ड में, वो अगले कुछ साल तक तो इम्पैक्ट करेंगे हर एस्पेक्ट को। ठीक है, प्रैक्टिस की साइड पे भी, यानी हमारी साइड पे भी, एप्लीकेंट्स की साइड पे भी। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको अडेप्ट करने की ज़रूरत है, इनोवेट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें तो स्पेसिफिक हैं हमारी इंडस्ट्री से, ठीक है, कि कुछ चेंजेस जो हमारी इंडस्ट्री में हो रहे हैं। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हर जगह है, मतलब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, राइट? अब एआई है फॉर एग्जांपल, एआई की वजह से मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, मल्टीपल जॉब्स हैं, रोल्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, जिन जो मेरा ख्याल है कुछ अरसे में या तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी या बहुत डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, कुछ जिस तरह से ये लोग एप्लीकेशंस लेते हैं, इट्स ऑल डिजिटल नाउ, पेपर एप्लीकेशंस नहीं हैं, सारा जिस तरह से वो हैं। कुछ और दो तीन इसमें टेक्नोलॉजिकल आप कह लें चीज़ें हुई हैं, चेंज हुई हैं, कुछ और एडवांसेस हैं चीज़ों में, जिसकी वजह से यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, एंड यू हैव टू सॉर्ट ऑफ हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाई यू वांट टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन। ठीक है, कुछ बहुत से लोग ये समझते हैं कि ओ कनाडा में तो इमिग्रेशन इतनी होती है और होती रहेगी, तो दिस इज अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड। Maybe that was true a few years ago. Maybe that was true, maybe 7 8 9 years ago, या उससे भी पहले। Things have changed. इसमें आपको you have to think about कि कितने लोग already इसमें हैं, saturation है, market size क्या है, वही जो सारी आप चीज़ें करते हैं। तो खैर obviously और इसमें बहुत aspects हैं, लेकिन ये कि अगर आप करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे इन्होंने इसको ऐसा चेंज कर दिया है कि आपको क्वींस यूनिवर्सिटी एक यहाँ पे है, जो कि एक डिप्लोमा ऑफर करते हैं। आपको उसमें इनरोल करना पड़ता है, और वो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। आई थिंक फुल टाइम करें तो वो 1 साल में हो जाता है, पार्ट टाइम इज 2 years। और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको इंग्लिश का एक सर्टन लेवल की प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स। उसका एक एडमिशन प्रोसेस है।
तो आप उसमें एडमिशन लेते हैं, वो डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेना पड़ता है और उसके बाद आप लाइसेंस हो जाते हैं। फिर कुछ और जब आप लाइसेंस हो जाते हैं तो कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कोर्सेज़ हैं जो आपको करने पड़ते हैं, कुछ एक मेंटरिंग का एक इनका कंपोनेंट है, वो आपको करना पड़ता है। लेकिन मेन जो इसका है प्रोसेस वो ये है कि आपको उस क्वीन्स यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, डिप्लोमा कंप्लीट करना है और फिर लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम लेना है। ठीक है। ये तो आपने अच्छा एक वार्निंग भी दे दी कि भाई जिसको भी आना है पहले सोच लो अच्छी तरह कि इसमें हाँ, जाना कि जाना है। बिल्कुल और मैं एब्सोल्यूटली फ्री हाँ, मैं जो है वो अवेलेबल हूँ, अगर कोई सोच रहा है ये काम करने के लिए, तो मुझसे आप पहले जो है वो कर लें। और सॉरी मैं थोड़ा-सा इसमें ये ऐड कर दूँ कि खैर ऑल हुँ, जोक्स असाइड कि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें देखें जो है ट्राइब्यूनल का जो काम है, जो रेफ्यूजी केसेज़ हैं या जो ट्राइब्यूनल के आगे जाके जो प्रैक्टिस है, बहुत से लोग पहले वो नहीं करते थे। बहुत सारे कंसल्टेंट्स वो नहीं करते थे। क्योंकि दूसरा काम था और एनफ था और बढ़ रहा था। आप यहाँ इतने अरसे से हैं, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि इमिग्रेशन के नंबर्स ये जो करंट गवर्नमेंट है, इन लोगों ने कितने बढ़ा दिए थे। 280, 290,000, 300,000 से कम थे, वो बढ़ते अब 500,000 तक की इनकी जो है कोटा था, जो इनके नंबर्स थे। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है दैट जस्ट मेंट मोर वर्क। और लोग आ रहे हैं और स्टूडेंट्स इतने यहाँ पे स्काई रॉकेट कर गए, वो काम था। तो काम भी था तो ठीक है, लोग कर रहे थे और उस तरफ फ़ोकस नहीं कर रहे थे जो ट्राइब्यूनल का काम है या जो रेफ्यूजी वर्क है। तो अब इन्होंने जो है इस उसकी लाइसेंसिंग भी सेपरेट कर दी है। सो अगर आप रेफ्यूजी का काम करना चाहते हैं, आप ट्राइब्यूनल्स का काम करना चाहते हैं, तो उसका एक सेपरेट लाइसेंस है। पहले नहीं था। पहले जो है वो आपका जो आप लाइसेंस लेते थे, उसी लाइसेंस पे आप ट्राइब्यूनल्स में भी अपीयर हो सकते थे और आप दूसरा काम भी कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने रिसेंटली कुछ अरसे से, कुछ सालों से उन्होंने उसका एक सेपरेट लाइसेंस कर दिया है। तो आप ये भी करें और अगर आप ट्राइब्यूनल्स वाला प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी आपको लाइसेंसिंग करनी पड़ती है। उसका अपने कुछ थोड़े से अच्छा। जो है वो क्राइटेरिया है। तो वो बहुत रिवॉर्डिंग काम है। मतलब वो हुँ, वाक़ई कुछ लोग अब जैसे पर्सनली आई वुड लव टू डू दैट, राइट? क्योंकि वो बड़ा एक रिवॉर्डिंग काम है। उसमें एक्चुअल आप एडवोकेसी है, आप एक वो कोर्ट तो नहीं होता, ट्राइब्यूनल है, लेकिन उसमें आपको लगता ऐसे ही है कि आप जैसे किसी एक कोर्ट ऑफ लॉ में हैं और आप किसी के लिए एडवोकेट कर रहे हैं। तो वो बहुत अपीलिंग एस्पेक्ट है इस प्रोफ़ेशन का। तो अगर कोई जैसे किसी को वो अट्रैक्ट करता है, वो उसके लिए अपील है उसमें, तो डेफ़िनिटली आप करें। और मैं ये तो ऑब्वियसली मैं जोक कर रहा हूँ कि आप ना करें या वो करें। इसमें सिर्फ़ ये कि कोई भी काम करने से पहले आप क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप क्यों कर रहे हैं? और आप जो है बिल्कुल। जो ब 2, 3, 4 लोगों से 5 लोगों से कन्वर्सेशंस करें, ताकि आपका हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आप ना रियलाइज़ कर रहे हैं, बोथ पॉज़िटिव एंड नेगेटिव। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. हुँ। नहीं, एआई का एस्पेक्ट तो बिल्कुल वैलिड है क्योंकि खुद इस फ़ील्ड में हूँ, तो मुझे पता है कि एआई किस तरह से जो है वो काफ़ी सारी जॉब्स को इम्पैक्ट करेगी। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मैं देख रहा था जितनी भी कोई भी ऐसी जॉब जिसमें इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं। यानी कि आप अक्सर लोगों का काम सिर्फ़ नॉलेज के ऊपर होता है कि अब आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज सेल कर रहे हैं या आप इन्फॉर्मेशन सेल कर रहे हैं। तो वो चीज़ एआई से बहुत इफ़ेक्ट होगी क्योंकि एआई से स्मार्ट इस वक़्त कोई नहीं है। यानी कि जो आईक्यू लेवल एआई का है, वो ह्यूमन लेवल उसको टच नहीं कर सकता। और जो एक्यूरेसी जो एफिशिएंसी उसके पास है वो हम उसको मीट नहीं कर सकते। तो ऑफ़ कोर्स वो उन जॉब्स को तो बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट करेगी, जिसमें सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर आपने जो है पैसा कमाना है। तो वो चीज़ तो वैलिड है। तो ठीक है, इस पे हम दोबारा आते हैं। तो अब ये बताइए कि क्या इस वक़्त चल रहा है कनाडा के अंदर? यानी कि मैं देखता हूँ कि रोज़ाना एक नई न्यूज़ आई हुई होती है इमिग्रेशन के हवाले से कि भाई फेडरल गवर्नमेंट ने आज ये चेंज कर दिया, आज उन्होंने ये चेंज कर दिया। इन्होंने कैप लगा दिया है टेम्परेरी रेज़िडेंस के ऊपर। फिर इसके अलावा हमने सुना था कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें भी उन्होंने कैटेगरीज़ बना दी हैं कि भई कौन से स्टूडेंट जो हैं वो पीआर के राउट पे जा सकते हैं और कौन से नहीं जा सकते।
फिर स्पाउस के लाने पे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, तो बहुत सारी चेंजेज़ आई हैं। तो थोड़ा-सा ऑफ कोर्स हम इसमें हर चीज़ तो कैप्चर नहीं कर सकते इस वीडियो के अंदर, लेकिन एट अ हाई लेवल थोड़ा-सा आप अपडेट कर दें हमारी ऑडियंस को कि भई क्या चेंजेज़ आ चुकी हैं, और अगर किसी ने अप्लाई करना है या कोई इस प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, तो उनको वो चीज़ें अपने लिए कंसीडर करनी पड़ेंगी। हाँ, जी यासीन, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो एक बहुत लेंथी कॉन्वर्सेशन है कि क्या चेंजेस हैं, और क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है? कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप वो स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में है, या आप एक पोटेंशियल स्टूडेंट हैं, आप एक स्किल्ड इमिग्रेंट हैं जो यहाँ अभी आया है, या आप स्किल्ड इमिग्रेशन कंसिडर कर रहे हैं कि अभी आपके चले हम कुछ शुरू करें। बहुत से सर्कमस्टांसेस लोगों के डिफरेंट हैं, तो इसलिए हाई लेवल ये है कि इसमें ऐसा मैं यासीन कहूंगा कि अगर एक सिचुएशन है, ठीक है, और वो एक आपको नजर आ रहा है कि ये सिचुएशन जो है सस्टेनेबल नहीं, ठीक है, कोई ऐसी चीज है को आपके सामने हो रही है और वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आपको नजर आ रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। चलो अभी तो काम चल रहा है, अभी तो ठीक है, चल रहा है और फायदा भी हो रहा है लोगों का, बट दिस इज नॉट सस्टेनेबल। और जब वो एक ऐसे पॉइंट को क्रॉस कर जाए जहां वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, वो आप बलून में एयर भरते रहें, भरते रहें, भरते रहें, वो बलून बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जब तक वो पॉप नहीं करता तब तक ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन जब वो पॉप करेगा तो फिर बहुत उसका जो है इम्पैक्ट होगा। और एग्जैक्टली यही हुआ है यहाँ पे कैनेडियन इमिग्रेशन स्पेस में। टू गिव यू एन आइडिया, आपके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले लीजिए, चलें आपने स्टूडेंट्स की बात की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो 2017-18 में कोई अबाउट यू नो 3-4 लाख 5 लाख के करीब उनके नंबर्स थे, वो अब जो है 15 लाख के ऊपर चले गए, ठीक है। मतलब यानी वो हुँ, जो इंक्रीज है वो इतना क्या कह लें उसको आप, वो ड्रास्टिक है कि वो एक्सपोनेंशियल। कोई हुँ, सिस्टम जो है इस तरह से अकोमोडेट नहीं कर सकता इस तरह के इंक्रीजेस। कि आपके पास जो है वो 5-5 6-6 लाख स्टूडेंट्स जो हैं साल के आ रहे हैं, स्टडी वीजाज आप दे रहे हैं, कहाँ पहले 1.5 लाख 2 लाख 2.25 लाख 2.5 लाख के करीब आते थे, 3 लाख कर लें चलें जब ज्यादा भी हो गए। और कहाँ ये पेंडेमिक, और पेंडेमिक के बाद स्पेशली, पेंडेमिक में तो चलें थोड़ा सा ब्रेक लग गई हर चीज को, लेकिन वो 6-6 लाख स्टडी वीजाज, 5-5.5 लाख स्टडी वीजाज, जो कनाडा में लोग रहते हैं उन वो तो देखते हैं कि यार यहाँ पे रेंटल, आप प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती, आप घर रेंट पे लेना चाहें आपको नहीं मिलता, आप खरीदना तो छोड़ दें, वो तो एक अलग कॉन्वर्सेशन है कि रियल एस्टेट कनाडा में जो है वो किस किस प्लेनेट पे है। लेकिन तो और चीजें हैं, और आप यहाँ पे एक जनरल आप जो देखते हैं कि इतना इन्फ्लक्स जो है यहाँ पे कैनेडियन, जो यहाँ पे आप कह लीजिए जहाँ ये कॉलेजेस हैं, जो एरियाज हैं, लोकेलिटीज हैं, वो इतना इस किस्म का इन्फ्लक्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकी। कि कितने ये कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो लॉस में थे, जिनके जो कैश उनके पास जो अवेलेबल था उनकी बैलेंस शीट्स में वो नेगेटिव था, देवर इन अ लॉस, और वो प्रोग्राम्स शट डाउन करने की बातें कर रहे थे। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट बूम के बाद यहाँ पे, क्योंकि ये पब्लिक कॉलेजेस हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके जो नंबर्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं या आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलेजेस कुछ हैं जिन्होंने लास्ट ईयर सरप्लस डिक्लेयर किया ऑफ 200-250 मिलियन डॉलर्स। ये मैं कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज जिनके चले, जिनको फंडिंग मिलती है या कुछ और होता है। ये ऑर्डिनरी कॉलेजेस हैं जो लॉस मेक कर रहे थे 6-7-8 साल 9 साल पहले, और अब जो है उनके सरप्लस हैं 200-200 मिलियन डॉलर के। तो ये इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो एक एटीएम की तरह यूज किए हैं सबने, कि भाई ये आएंगे, और हुँ, आपको पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आके जो फीस देते हैं वो फीस लोकल कैनेडियन 3 स्टूडेंट टाइम्स से होती है। तीन हुँ, चार पांच गुना भी ज्यादा होती है। तो उसी प्रोग्राम के अगर आप कोई लोकल स्टूडेंट लेते हैं वो आपको $4,000 देगा, और अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट आएगा तो आपको $15,000 देगा। तो जाहिर बात है आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो उनका नंबर बढ़ाएंगे आप। हुँ, कॉरिस्पॉन्डिंग जो वो होना चाहिए कि अच्छा भाई अगर हमने इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आने हैं तो हम उनके लिए कोई हाउसिंग की कोई जो है वो प्रोविजन करें, वो आके रहेंगे किधर। ये छोटी सी हमारी जगह है जहाँ पे 80,000 पॉपुलेशन थी, अभी 80,000 से 150,000 हो जाएगी, तो क्या हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं? और बहुत चेंजेस होते हैं ना। अब आप देखें कि आपकी एक एक आपका मोहल्ला ले लीजिए है, या आपकी एक लोकेलिटी है, वो सारा सडनली उसके 2-3-4 साल में डेमोग्राफिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाए, बिल्कुल वहां पे जो है वो एक इन्फ्लक्स आ जाए ऑफ पीपल हु आर परहैप्स डिफरेंट देन यू। अब इसमें अच्छा गलत सही गलत की मैं उसमें बात नहीं कर रहा, लेकिन दीज थिंग्स मैटर। आपको पता है बिल्कुल, ये बहुत चीजें ज़्यादा। मैटर करती हैं। हाँ, और फिर ये कि गवर्नमेंट का ये अज़्यूम करना है कि भाई ये स्टूडेंट्स टेम्परेरी हैं,
इन्होंने वापस जाना है, ये एक सबसे बड़ी गलतफ़हमी है यासीन, उनकी। ये तो कंप्लीटली, और मैं इसी तरफ ही आ रहा था हाँ, कि ये जो गुब्बारा भरने वाली मैं बात कर रहा था, ये अल्टीमेटली मेरा, हुँ, मैं यही आने वाला था कि ये गुब्बारे में आप हवा भर रहे हैं और हवा निकलनी नहीं है, ये जब फटेगा वो हुँ, बलून तभी ये हवा निकलेगी। और तो बिल्कुल, अब आपने ये इतने स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स आते गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो अपने स्पाउसेस भी साथ लाते थे, देवर मैरिड। तो अब वो दो लोग हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो दूसरे वर्कर्स हैं, जो एलएमआईए, एक, आई एम श्योर आपके ऑडियंस को पता ही होगा एलएमआईए क्या होता है। तो एलएमआईए वो जो बिल्कुल। परमिशन यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को चाहिए होती है अगर आपने कोई नॉन कैनेडियन हायर करना है। तो एलएमआईएस पे इतने यहाँ पे वर्कर्स आ गए, और एलएमआईए फ्रॉड के ऊपर तो हम एक कंप्लीटली डिफरेंट पॉडकास्ट कर सकते हैं। उसपे हम एक और वीडियो हाँ, करेंगे, वो तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक इट नेक्स्ट हैज़ टू वीक। बी अनदर वीडियो, हाँ, जो वो तो पूरा एक अलग बिल्कुल, साइंस है। लेकिन खैर, तो टेम्परेरी वर्कर्स यहाँ पे मिलियंस में थे, और टेम्परेरी सॉरी रेजिडेंट्स, ठीक है। और ये अंडर द रेडार था ये नंबर। ये तो कुछ अरसा पहले, आई वुड से 2 साल, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ पे ये नंबर्स पब्लिक होना शुरू हुए कि टेम्पररी रेजिडेंट्स कितने हैं यहाँ पे कनाडा में। परमानेंट रेजिडेंट्स का तो नंबर बहुत, सबको पता है। हाँ। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि मेरे ख़्याल में 2 या 3 साल पहले तक स्टैट्स कनाडा इस फ़िगर को कंसीडर ही नहीं कर रहा था पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। यानी कि हम दिखाते हैं ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसमें उन्होंने टेम्परेरी रेज़िडेंट्स को कंसीडर ही नहीं किया था। मैं यही तो वो आपसे ये कह रहा समझते हूँ थे कि भाई ये, टेम्परेरी रेज़िडेंट्स आए हैं, ये चले जाएँगे, तो दैट विल बी ज़ीरो ऑन द एग्जैक्टली, बैलेंस। तो ओके, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये अंडर द हाँ, रेडार था ये नंबर, क्योंकि जो है बिल्कुल। इसमें ये कंसिडर किया जाता था कि एक तो जैसे आप कह रहे हैं कि टेम्परेरी हैं ये, कोट अनकोट, ये आएंगे जाएंगे, तो वो नेट जो है वो नहीं होगा। दूसरा, नोबडी इवन इन द गवर्नमेंट रियलाइज के नंबर पहुंच कहां गया है। ये तो आप अगर कोई टैब्स रख रहा है इसके ऊपर या कोई इसको मॉनिटर कर रहा है, तो वो कोई अलार्म बजाएगा कि सर ये 5 लाख से 15 लाख हो गए हैं, 15 लाख से 25 लाख हो रहे हैं, मतलब इन अ कंट्री वेयर द पॉपुलेशन इज 40-45 मिलियन। यानी अगर अब यूएसए फॉर एग्जांपल, जहां पे ऑलमोस्ट 400 मिलियन पॉपुलेशन है, 350 मिलियन पॉपुलेशन है, वहां पे ये नंबर्स चले वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये कैनेडियन अगर आप नंबर्स हो जाए, इतनी हुँ, बड़ी पॉपुलेशन है, इतना वहां पे सारा है। कनाडा की तो पॉपुलेशन जो है 45 मिलियन, 44 मिलियन। तो उसमें अगर आप जो है 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 2.2 मिलियन लोग जो है वो उनको काउंट नहीं कर रहे, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट है। दूसरा, जैसे बहुत मैंने ज़्यादा। आपसे कहा कि यहाँ पे वो अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। देर इज नो हाउसिंग, देर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, देर आर नो फैसिलिटीज। जो यहाँ लोग 10 साल पहले थे वो कहते थे फैमिली डॉक्टर नहीं मिलता, स्पेशलिस्ट के साथ हमें 8 महीने वेट करना पड़ता है, स्कैन कराने के लिए 5 हफ्ते वेट करना पड़ता है। अब उस सिस्टम में आपने इतने लोग और भी डाल दिए, लेकिन आपने आगे कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। आप यहाँ पे जो लोग यहाँ रहते हैं वो समझते होंगे जो 401 एक नाइटमेयर हाईवे है यहाँ पे, कि आप उस पे कंजेशन देखें कितनी है। और वो कंजेशन बढ़ती, आपने उसको कुछ और तो नहीं किया ना, आपने कोई और तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो गो कुछ भी ट्रांजिट नहीं यहाँ किया। पे ट्रेन है वो तो महंगी हुँ, होती गई। यहाँ से ओकविल से टोरंटो अगर आपने डेली जाना है काम करने, दैट टिकट ऑन द गो ट्रेन इज ऑलमोस्ट $20। बिल्कुल, ऐसे ही है। मैं मिल्टन से जाता था पहले, तो मुझे रिटर्न टिकट जो पड़ता था तकरीबन वो $23 का मैं पड़ता था, आपसे ये वही मैं तो बात कह कर रहा रहा हूँ हूँ कि आज से 4-5 साल पहले की। अब आप इमेजिन हाँ, करें कि यू आर डूइंग दैट एवरी डे। चलें, ये तो हुँ, कोविड, आप बहुत से लोग थे जो वर्क फ्रॉम होम उनका था, लेकिन अगर ये तो कोविड के पहले तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि आप 5 दिन जाएंगे ऑफिस, तो यू आर स्पेंडिंग ऑल दैट मनी बिल्कुल। और जस्ट टू गेट फ्रॉम मिल्टन और ओकविल या जिस एरिया से टोरंटो। तो जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, फैसिलिटीज कह लें, और चीजें कह लें जो आपको एडजस्ट करनी चाहिए थी, कि अगर आपने इतना इन्फ्लक्स लेना है लोगों का, तो भाई आप नीचे भी तो मेक श्योर करें ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप बनाए उनको ना। एब्जॉर्ब हुँ, कर सकते हैं। तो एब्जॉर्ब तो आप नहीं कर सकते, सिर्फ एक मायोपिक विजन ये था कि चलो यार ये बच्चे आएंगे, ये स्टूडेंट आएंगे, ये हमारे कॉफी शॉप्स में काम करेंगे, हमारी गैस स्टेशन में काम करेंगे हम। और दिस वाज एक ये, और एक जो वो पैसे लेके आ रहे थे, जो वो ये कॉलेजेस चल रहे थे, कॉलेजेस के अंदर जॉब्स चल रही थी, जिन टाउन्स हुँ, में ये बच्चे रहते थे, स्टूडेंट्स रहते थे, उन टाउन्स में वो काम करते थे, चीप लेबर था। बिल्कुल। जो कैफे कह लें, टिम हॉटन्स कह लें, स्टारबक्स कह लें, गैस स्टेशन ले लें, जहां उनको पहले कोई लोग नहीं मिल रहे थे, अब आपके पास जो है वो 200 रेज्यूमे आ रहे हैं, क्योंकि वो जो बिल्कुल। ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो तो डेस्परेट हैं काम करने के लिए, वो तो इतना एक्सपेंसिव है कनाडा, उनको तो काम करना ही करना है। और उसका एक एलिमेंट ये भी है ना कि इन्होंने जीडीपी भी दिखाना था ना ग्रो करके। और जीडीपी आपको पता है कि वो एग्रीगेट लेवल पे स्पेंडिंग है। अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऑफ कोर्स वो स्पेंड तो करेंगे ना, उनको कपड़े भी चाहिए, उनको वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करेंगे, वो रेंट देंगे, वो ग्रोसरी खर्च करेंगे, तो एक स्पेंडिंग में इंक्रीज़ होगी ना।
तो ऑफ कोर्स वो जीडीपी में नज़र आता है। तो उनको दिखाना था कि भाई जीडीपी हम ग्रो कर रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये इमिग्रेशन इन्फ्लक्स जी, का। बिल्कुल है। और जीडीपी और ये स्टूडेंट्स और वो जो परमानेंट रेजिडेंट्स पे तो अभी हम आए ही नहीं हैं। जो परमानेंट इमिग्रेशन है, जो परमानेंट रेजिडेंट्स के उस पे आते हैं। अभी तो हम सिर्फ एक टेम्परेरी की बात कर रहे हैं। तो हुँ। स्टूडेंट्स आए, इन्होंने जो है ये अपना ये भी लेके आए, पैसे भी लेके आए और चीप लेबर लेके आए। अच्छा, बीच में इन लोगों ने एक वो जो जीनियस मास्टर स्ट्रोक किया कि उन्होंने नंबर ऑफ आवर्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, वो कैप हटा दिया कि आप फुल टाइम काम करें। ये तो बहुत बड़ा मज़ाक था। मतलब अगर आप पढ़ने के लिए बुला रहे हैं उनको, तो वो ये फिज़िकली कैसे पॉसिबल है कि वो फुल टाइम तो काम वो कर सकते आपको हैं? इससे ये आइडिया हो गया ना कि उनके माइंड में था क्या जब वो इन स्टूडेंट्स को देखते थे, या जब इन स्टूडेंट्स का जो उनके माइंड में ये था कि चीप लेबर है। देखिए, अगर हुँ। हम बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें, जो लोकल कॉलेज डाउन द रोड है, आप बाहर से आते हैं, वहां से आप एक कोई डिप्लोमा करते हैं, 1 साल का, 2 साल का, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हुए आपके? यहाँ पे लोग आते हैं, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ के इमिग्रेट करते हैं और आते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती यहाँ पे। उनका, आप जाते हैं जॉब मार्केट में, वो कहते हैं कि जी आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कैनेडियन एजुकेशन नहीं है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ, और ये तो आप भी यहाँ आपने भी सुनी होंगी, मैं भी आपको बहुत सारी स्टोरी सुना सकता हूँ ऑफ पीपल हु वेंट टू आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, मतलब यानी प्रेस्टिजियस तरीन यूनिवर्सिटीज में, और यहाँ आके जिससे वो इंटरव्यू कर रहे हैं उसको कुछ आइडिया नहीं है कि वो किस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है और लेवल क्या है, और वो उनसे वही बातें करें, हाँ आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो जो इनिशियल स्ट्रगल होती है जो नए इमिग्रेंट्स को करनी पड़ती है, मे बी 1-2 लेवल नीचे से शुरू करके फिर आप कैचअप करते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो वेल एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड, ग्रेट स्किल सेट के साथ यहाँ आते हैं और इनिशियली स्ट्रगल करते हैं। तो अब आप यहाँ आए, आपने एक किसी XYZ कॉलेज से 1 साल का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा कर लिया, क्या आपने करियर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव किया आपके? ये तो आप कुछ भी नहीं। आपको भी पता है हुँ। कि यार ये करके मैं कोई मुझे बहुत ज्यादा मेरे कोई चांसेस इंप्रूव नहीं हो जाएंगे। ये सारे बच्चे यहाँ आ रहे थे परमानेंट रेजिडेंस के लिए, कि हम यहाँ आएंगे परमानेंट। हम वैसे तो आ नहीं सकते क्योंकि हम, या तो हमारी लैंग्वेज वीक है, या हमारे पास अभी एजुकेशन नहीं है, या हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन एक रास्ता जो है वो ये कि अगर हम एज अ स्टूडेंट चले जाएं तो फिर इवेंचुअली हम ट्रांजिशन कर जाएंगे टू परमानेंट रेजिडेंस। अब इसमें और हुँ। बहुत चीजें हैं, एजेंट्स का क्या रोल है, ये कमीशन वाला क्या चक्कर है, कॉलेजेस कमीशन जो देते हैं वो सही है गलत, ये अगेन दिस इज अ सेपरेट हाँ। पॉडकास्ट। लेकिन ये कि वो आ गए यहाँ पे। अब इनका फ्यूचर क्या है? अब जो स्टूडेंट्स आ गए हैं, अब जैसे उन्होंने जो इतनी चेंजेस लेके आए हैं गवर्नमेंट, तो अब क्या फ्यूचर है? राइट, तो उसमें फिर ये आ गए यहाँ पे, और ये नंबर बढ़ता रहा, और वही वाली बात हुई कि ये अनसस्टेनेबल लेवल जब वो क्रॉस कर गया, द दैट बलून एक्सप्लोडेड, तो फिर इनको हुआ कि अच्छा अब हम करें क्या, अब क्या करें। और पब्लिक सेंटिमेंट बहुत जो है वो टर्न हो गया इनके अगेंस्ट, कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स हैपनिंग, ये कैसे हो रहा है कि इतने लोग यहाँ पे। और सबसे जो अभी हम ऑफ एयर थोड़े देर पहले बात कर रहे थे कि जब इकोनॉमी की हालत जो है वो खराब होती है, जब इकोनॉमी जो है वो सफर करना शुरू करती है, तब ये सब दूसरी जो चीजें जो पहले लोगों को नजर नहीं आ रही होती वो भी नजर आनी शुरू हो जाती। तो ये तो है वो वहां तक के जब तक वो बलून में से हवा निकल गई। अब अगर आप स्टूडेंट हैं और कनाडा के अंदर हैं, तो आपको बहुत जो है केयरफुली इसको प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह से आप ट्रांजिशन कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस में। गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2025 में मिलियन से ऊपर जो टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं जिनके परमिट्स और वीजास खत्म हो रहे हैं वो खुद से चले जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। ये उन्होंने अपनी प्लान में जो है वो नंबर्स इंक्लूड किए हैं। यानी वो उनका ऑफिशियल ये जो हुँ। प्लान उन्होंने नंबर्स के साथ जो लेवल्स प्लान कह लें उसको, या वो जो एक उनकी पॉलिसी वो जो होती है, जो रिलीज करते हैं, ये नंबर्स रिलीज करते हैं, उसमें ये ऑफिशियली इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ये 1.2 मिलियन लोगों के वो खत्म हो जाएंगे तो वो तो चले जाएंगे, तो उनकी जगह पे जो है वो ये लोग आ जाएंगे, तो नेट हमारा जो है वो नेगेटिव होगा, यानी नेट चेंज विल बी नेगेटिव। मैं तो कहूँगा ये विशफुल थिंकिंग है सर, गवर्नमेंट की। विशफुल तो बड़ा एक आपने जो है वो तमीजदार वर्ड यूज किया। विशफुल की ये तो दिस टेल्स यू कि कितने डिस्कनेक्ट है जो ऊपर हुँ। पॉलिसी मेकर्स हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है, कि कितना डिस्कनेक्ट है कि उनको वो, यानी हम लोग इस तरह से इसको रिएक्ट करते हैं कि भाई आप किस दुनिया में हैं, आपको आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारे लोग चले जाएंगे। इनमें से हार्डली हाँ। हार्डली जो मेरा एस्टिमेट है, हार्डली 10 to 15% वो लोग हैं जो बोलेंगे ठीक है, वर्थ इट नहीं है यहाँ पे इस तरह से होना, ख्वार होना, या अनसर्टेनिटी में रहना, तो वो शायद चले जाए। और ये ओवरवेलमिंग उनमें से मेजोरिटी वो नहीं लोग जाएगी। होंगे, हाँ, उनमें से ये वो लोग होंगे जो पहले से अपने मुल्क में एस्टेब्लिश होंगे।
जिनको पैसे की कोई इश्यू नहीं होगा, वो वहाँ जी, वापस जाके भी दोबारा काम और स्टार्ट कर सकते अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। होती हैं, किसी और मुल्क में हाँ। अपॉर्च्युनिटी मिल गई, वहाँ चले गए। अच्छा, कुछ लोग वैसे भी होंगे कुछ ज़रूर जो कहेंगे यार हमें इस अनसर्टेनिटी में नहीं रहना, कि हम लोग जो है हम अब पता नहीं क्या होगा, क्या, क्योंकि देखिए अगर आपका लेट्स से आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है 4 महीने में, ठीक है? अब 4 महीने में तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? मोस्ट लाइकली कि 4 महीने में तो कुछ नहीं हुँ। होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास क्या चॉइस है? ठीक है? वो जो एलएमआईए वाला चक्कर था और वो सारा था, वो भी इन्होंने बड़ा टाइट कर दिया है। अगेन वी कैन टॉक अबाउट दैट ब्रीफली, लेकिन इट इज़ वेरी लाइकली कि आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएँगे। तो अब आप ये सोच रहे हैं, अच्छा फिर सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। लेट्स से यू हैव योर फैमिली हियर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड भी आपके साथ हैं, आपके कोई बच्चे 1 या 2 बच्चे भी आपके साथ हैं, आप यहाँ 3-4 साल से हैं कनाडा में, अब आपकी लाइफ यहाँ बन रही है, अब आपका परमिट 4 महीने में खत्म हो रहा है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि हमें इस रिस्क में और इस अनसर्टेनिटी में नहीं रहना कि हम ओवरस्टे करें, हम इलीगल हो जाएं, हम लोग अंडरग्राउंड चले जाएं, ये हमें नहीं करना। तो वो चले जाएंगे, हो सकता है। कुछ जैसे आपने हुँ। कहा ये है कि जो यू नो फाइनेंशियली वो कर सकते हैं कि चलो ठीक है, लेट्स लीव एंड आगे जाके देखेंगे कि वापस कैसे आ सकते हैं। लेकिन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी इन लोगों की वो है जो देयर इज नो वे कि वो जाएंगे। और जो आपने शुरू में कहा था कि यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो लोग यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे के बैठे हैं कि हमें हमें रेगुलराइज करें, पाथवे दें, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हियर जो टेम्पररी स्टेटस वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो अपने वर्क परमिट पे हैं, जो ये उनको ये बेचा गया था ड्रीम कि भाई आप बस यहाँ आ जाएं और यहाँ पे आप आए तो परमानेंट रेजिडेंस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये आपको मिलनी ही मिलनी। अच्छा, इसमें हम किसको कसूरवार ठहराएँ? इसमें जो एजेंट्स हैं वो कसूरवार हैं, या गवर्नमेंट कसूरवार है, या वो लोग जो जिन्होंने अपनी खुद ड्यू डिलिजेंस नहीं की इस मामले में और वो ब्लाइंडली फॉलो करके आ गए? तो हम किसको पिन पॉइंट करें? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना? हुँ। वो हर मल्टीपल चॉइस में एक आखिरी जो ऑप्शन होती है वो होती है ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव, इसमें किसी अदर्स। एक को आप सिंगल आउट हाँ, नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते, सब कम शामिल कम है। से कम मैं तो हुँ। नहीं कहूंगा ये कि सिर्फ इसका कसूर है या सिर्फ इसका, ये सबका कसूर। आप जब हुँ। यहाँ आ रहे हैं आप यहाँ आए। अच्छा, कुछ थोड़ा सा इसको हम प्रीफेस ये कर दें या थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप देखें। आपको ये भी देखना है कि प्रोफाइल क्या है उन स्टूडेंट्स की जो यहाँ आए, कहाँ से आए, क्या लेवल ऑफ एक्सपोजर था उनका, क्या उनको पता था, क्या आप उनसे रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था, ठीक है? तो ये भी एक फैक्टर है कि मतलब अब हुँ। आप देखें कोई बंदा बड़े एक शहर में रहता है, ठीक है? उसको पता है कि यार यहाँ स्कैम्स होते रहते हैं, दो नंबरी होती रहती है, उल्टी सीधी यहाँ पे काम होते रहते हैं, तो उसको जो है स्कैम करना जरा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो देखता रहता है, वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट है। एक बंदा है जो गांव में रहता है, उसको कुछ नहीं पता कि ये स्कैम्स क्या होते हैं, ये ई ट्रांसफर का स्कैम क्या होता है, और ये क्या होता है और वो क्या होता है। इट्स अ मच सिंपलर लाइफ, ठीक है? उसको स्कैम करना ज्यादा आसान है, क्योंकि हुँ। वो उसको पता ही नहीं है। तो ये कुछ चक्कर तो यहाँ पे ये भी है कि मेजोरिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखें 50% से ज्यादा तो सारे आते हैं इंडिया से, ठीक है? जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 50% जो है वो सिंगल एक सोर्स ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंडिया है। और इंडिया के अंदर भी एक सर्टन रीजन है जहां से ये आते हैं, कनाडा में, ठीक है? जो इंडियन पंजाब है, मोस्टली वहां से आते हैं। वहां पे क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, क्या वहां पे एक ऐसा कल्चर है या और चीजें हैं ऑन ग्राउंड जो फोर्स करती हैं इन बच्चों को वहां से इस तरह निकलने के लिए, ठीक है? अगेन ये एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन है जो हम किसी और दिन कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ तो उनको भी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी, लेकिन हुँ। आप उनको ये एक बेनिफिट देंगे कि शायद एक खास हद से ज्यादा उनको नहीं पता हो उनको सकता स्कैम भी था, किया गया होगा, उनको बिल्कुल, उनको आइडिया नहीं बिल्कुल। हो सकता था। जब तो अब ये आपने थोड़ा-सा। हाँ, सॉरी, सॉरी, एक आप चीज कंप्लीट में, करिए, हाँ, आपकी एक बात। चीज बस हुँ। मैं ये इसमें ऐड करूंगा कि जैसे मैंने कहा कसूर तो इसमें सबका है, लेकिन एक हुँ। जो चीज थी ना, आपने जब इसको फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज कर दिया कि मैं एक एजेंट हूं, आप एक कॉलेज हैं, आपने मुझे कहा कि यार तुम मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट लाके दो, मैं तुम्हें $3,000 दूंगा। अब ये चीज बदल गई, अब इसमें से एजुकेशन हुँ। निकल गई, ये बिजनेस बन गया। मैंने कहा यार $3,000 पर स्टूडेंट, तो अब मैं ये नहीं देख रहा कि ये स्टूडेंट कौन है, इसका यहाँ पे ये कॉलेज इसके लिए ठीक है नहीं है, ये वहां जाके आगे क्या करेगा, इतने पैसे $15,000 ये ट्यूशन देगा, तो इसका कोई इसका आगे बेनिफिट है नहीं। आई डोंट केयर, आई केयर अबाउट द 3,000।
जो आपने मुझे देने। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि तो यानी कि कॉलेजेस जो हैं वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट को पे कर रहे थे एज़ अ कमीशन सबसे पर जो स्टूडेंट? बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो ये सारा गंद फैला है, इट इज हुँ, बिकॉज ऑफ दिस कि इट वाज फाइनेंशियली अच्छा। इंसेंटिवाइज्ड। और ये कोई यूनिक वो कैनेडियन चीज नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज भी करती हैं, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज करती हैं, और बहुत अरसे से हो रहा है ये। सो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज यूनिक टू कनाडा और रीसेंट। दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग हुँ, टाइम। एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स जो है वो रिक्रूटिंग करते हैं, वो स्टूडेंट्स लेके आते हैं और यूनिवर्सिटी उनको कमीशन देती है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स कुछ अरसे में, एक वो प्लेटफॉर्म आ गया जिसके थ्रू इट बिकेम वेरी इजी फॉर एनीवन कि आप मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, और इट जस्ट बिकेम वेरी इजी। और कॉलेजेस बहुत अग्रेसिव हो गए इसमें रिक्रूटिंग में, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि यार ये इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आके 15,000 फीस दे रहे हैं। तो अगर वो पहले उनके पास 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा यार 100 से 10,000 कर लेते, क्योंकि हम तो मतलब कोई कैप तो है नहीं। तो एंड इट्स नॉट जस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, ये रिक्रूटिंग कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप वो गए, अच्छा। जी जी, आप गए यानी उस, कि आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं नहीं, नहीं है कोई लाइसेंस की रिकॉर्डिंग इसमें करने के लिए? जरूरत नहीं है, जो सारे वहां। फिर तो चेन बन गई होगी ना कमीशन लो आप लो यही तो देखिए कि मतलब जो 5, 5.5, 6 लाख स्टूडेंट आ रहा है, वो एकदम से क्या ऐसी चीज हुई पिछले 5 साल में, 6 साल में, कि वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो नंबर था वो इतना स्काई रॉकेट कर गया? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कुछ तो हुआ होगा ना, ये नेचुरल तो नहीं है। वो ये हुआ कि लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा अमेजिंग काम है कि हम जो है मतलब स्टूडेंट लेके आएंगे और हमें पैसे मिलेंगे, तो हर किसी ने करना शुरू कर दिया। जैसे रियल एस्टेट में हुआ कनाडा में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार अगर हमने नहीं लिया तो हम तो कभी नहीं ले सकेंगे, यार उसने ले लिया, अब उसका घर डबल हो गया तो मैं भी ले लूं, जरूरत नहीं है मुझे, हुँ, मैंने अपने घर में से इक्विटी निकाल के दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि यार उसने किया था, उसका डबल हो गया। तो ये फिर एक भेड़-चाल। भेड़ चाल हुँ, शुरू हो जाती है, एक वो चक्कर शुरू हो जाता है। तो ये इस चीज ने बहुत खराब किया है इस पूरे उसको सिस्टम को, कि इंसेंटिवाइज जब हो गया, और इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट कमीशन। अगर मैं, लेट्स से मैं कहीं पाकिस्तान में बैठा हूं, इंडिया में बैठा हूं, या कहीं उधर बैठा हूं, ठीक है, और मैं साल के 50 स्टूडेंट, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है वहां पे हमारी उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वहाँ से तो तो लाइन लगी हुई है लोगों की। हर कोई निकलना हुँ, चाहता है। ठीक है, तो अगर मैं 150 स्टूडेंट सिर्फ साल के कर देता हूं, यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनको वीजा मिल जाता है, वो आ जाते हैं, पर स्टूडेंट मुझे $2,000 to $3,000 कमीशन मिल रही है। मैंने तो बैठे बैठे पैसे बना लिए आराम से, डेढ़ $1.5 लाख कमा डॉलर लिया बना आपने। लिया। हुँ, अच्छा, अब वो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने ऐसे होंगे जो कहेंगे यार आप हमारी एप्लीकेशन भी कर दें, आप हमारा ये भी कर दें, तो वो अब एक एड ऑन सर्विस आ गई। यहां तक कि जितने ये सारे एजेंट्स हैं वहां बैठे हैं, वो कोई पैसे भी नहीं लेते इन स्टूडेंट से, वो फ्री करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम स्टूडेंट से पैसे मांगेंगे तो स्टूडेंट भाग जाएगा कि यार मैं पैसे नहीं देना, मैं मुफ्त में काम कराना है। लेकिन अगर ये हुँ, स्टूडेंट को वीजा मिल गया और वहां चला गया, तो हमें वहां से $3,000 मिल जाएंगे, तो चलो वो कवर कर लेगा सब कुछ। अब वहां पे आपने, अब कनाडा में तो आप आगे 4-5 लोग हायर नहीं कर सकते, यहाँ तो हायरिंग बहुत एक्सपेंसिव। लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान में आपने 50 लोगों की टीम रख ली, ठीक है, और अब वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, और क्योंकि आपका दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटी, इट इज नॉट अबाउट क्वालिटी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एप्लीकेशन कैसी है, वो स्ट्रांग है नहीं है, मैं जो इस बच्चे को एडवाइस कर रहा हूं या इस लड़की को एडवाइस कर रहा हूं, ये इसके फायदे की बात है नहीं है, आई डोंट केयर। व्हाट आई हुँ। केयर अबाउट इज कि मुझे इस पाइपलाइन में 3,000 बच्चे डालने हैं, ताकि उस 3,000 में से 300 को वीजा मिल जाए, और उन 300 से मुझे इतनी कमीशन मिल जाएगी कि आई विल बी गुड। तो जब ये आपने उसका क्राइटेरिया बना दिया, तो क्या होगा आगे? वो होगा जो हुआ यहाँ हुँ। पे। ठीक है, तो आपने अच्छा, रीजन मुझे आपने इसकी डेप्थ का इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इस हद तक जो है वो कमर्शियलाइज़ हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब तो हुँ, ये जो, और फिर अगेन गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जो है किसका कसूर है? तो ये जैसे मैंने आपसे कहा, कसूर तो इसमें सबका है। लेकिन सबका है। सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा, जो जिसका कसूर कह लें, या सबसे ज़्यादा ब्लेम जो मैं ले करूँगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। कि आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, आपके पास डाटा है, आप यू आर द वंस जो ये स्टडी वीजास इशू कर रहे हैं। कैसे आपको नजर नहीं आ रहा कि ये यार हम लोग 5 वीजा इशू करते थे, अब हम 105 वीजा इशू कर रहे हैं? ये डाटा कैसे शो अप नहीं किया? और ये आपके पास एविडेंस है कि बीच में डिफरेंट जहां पे जो और एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा कि ये नंबर्स अनसस्टेनेबल हैं, इसका जो है इंपैक्ट होगा हाउसिंग पे, इसका इंपैक्ट होगा और सर्विसेज पे। लेकिन द गवर्नमेंट लुक द अदर वे, और ये जो है आप वीजा इशू करते गए, स्टूडेंट्स आते गए, जो लोग यहाँ रहते हैं वो देख रहे हैं इधर उधर और कह रहे हैं यार हाउ इज दिस सस्टेनेबल?
तो आप फेडरल हम्म, गवर्नमेंट में बैठे हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सारा डाटा है, आपके पास एक ब्रॉड ओवरव्यू है, आपको नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे ज्यादा कसूर तो उनको ही, डेफिनेटली उनका है। उसके बाद फिर आप आते जाए नीचे, कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस, आप कॉलेजेस को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? उन्होंने कहा भाई ठीक है, तो हमारा रेवेन्यू का सोर्स बन रहा है, उन्होंने कोई इलीगल काम तो नहीं किया। तो जो है वो एक्सप्लॉयटेशन डेफिनेटली थी, कि मतलब वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कर रहे हैं। हाँ, बीच में कितना मोरली मतलब वो ठीक नहीं था, लेकिन हाँ, इन टर्म्स ऑफ द पेपर वर्क एंड रेगुलेशंस। बीच में कितनी दफा ये स्कैंडल्स यहाँ पे वो हुए कि जो बच्चे आ रहे हैं और जो वो अपने लैंग्वेज टेस्ट देते हैं, आईएलटीएस है या जो भी वो लैंग्वेज टेस्ट देते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो जो जहां वहां किसी को पैसे दिए, उसने जाके लैंग्वेज टेस्ट दे दिया, आपका जो है वो एक स्कोर आ गया, आपका एडमिशन हो गया। क्योंकि जब वो ये तो बच्चे, खैर पाकिस्तान इंडिया में बहुत होता जी है। जी जी, और वो बच्चे यहाँ पे आए और वो हाँ, बच्चे जब कॉलेजेस में गए, तो जो उनके यहाँ पे टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, वो कह रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल भी इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे मल्टीपल कॉलेजेस में ये इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने देखा, तो पता चला कि वो पीछे से जो टेस्ट सेंटर्स हैं, दे वर कॉम्प्रोमाइज्ड। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो स्कैंडल कह लें, या वो कह लीजिए, वो एक रिपोर्ट हुई कुछ अरसा पहले, कि जो थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ आए हैं, वो फेक एडमिशन लेटर्स पे वीजास लेके आए। अच्छा, और उन पे वीजा इशू भी हो गया? जी जी जी, और ये मैं 100 200 50 एक दो की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे पता चला कि हम्म। जो वो लेटर ऑफ एडमिशन उनका ओरिजिनल था, जिसके ऊपर उनको वीजा भी मिल गया, कि वो लेटर ऑफ एडमिशन वाज फेक। वो किसी ने वहां इंडिया में बैठ के प्रिंट किया था, और वो उसकी बेसिस पे उनको वीजा भी मिल गया। तो क्या क्या ड्यू डिलिजेंस थी? क्या यानी हम्म। आप, यानी यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि फेडरल लेवल पे वो कोई वेरीफाई नहीं करते थे कि ये एडमिशन लेटर जो है जेन्युइन है कि नहीं? तो इसमें असल में ये अक्रॉस द बोर्ड मल्टीपल हमें नजर आ रहा है ना। इसमें मल्टीपल जगह हम्म। आपको ब्लेम जो है वो करना पड़ेगा, ये किसी एक को आप नहीं हम्म। वो कर सकते। लेकिन कुछ अगर आप बिल्कुल। मुझसे कहें कि अच्छा ठीक है, नहीं आप बताएं मुझे कि सबसे बड़ा इसमें ब्लेम, फिर भी तो मुझे वो बताएं, गवर्नमेंट है, चूज वन। नो डाउट। तो मैं वो ये हाँ। कहूंगा कि जब ये आपने इंसेंटिवाइज कर दिया ना, इसको फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज कर दिया, तो इसमें से क्वालिटी खत्म हो गई, जीरो हो गई, एंड इट हम्म। बिकेम ऑल अबाउट क्वांटिटी। कि बस हाँ, मैं 500 एप्लीकेशन इसमें सिस्टम में फेंक दूं, मैं 5,000 फेंक दूं, 5,000 में से बिल्कुल। अगर रफली 10% भी हो जाती हैं, तो 500 में अगर मुझे 2,000 2,500 $3,000 कमीशन मिल रहा है, आई हैव मेड माई मनी। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property. Right? You can be part of the pool that वो $500,000 बना के भाग जाएगा बंदा, जो बीच में होगा। तो ये तो सर बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो गवर्नमेंट इसकी कसूरवार है, क्योंकि हमें ये चीज़ अक्रॉस द बोर्ड नज़र आ रही है ना। अब ये जो कार थेफ्ट का जो स्कैम है, पूरा सिस्टम है, अब उसमें सब मिले हुए हैं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट को पता ना हो, पुलिस को पता ना हो? मतलब गाड़ी ऐसे चोरी होती है, ड्राइव होके मॉन्ट्रियल जाती है, पोर्ट पे जाती है, फिर शब में कंटेनर में जाती है। मतलब कोई तो चेक पॉइंट होगा ना, जहाँ पे कोई पेपर वर्क कुछ तो चेक होता होगा। इसका मतलब सब मिले हुए हैं, गवर्नमेंट भी मिली हुई है। तो ये बात तो हमें अक्रॉस द बोर्ड नज़र आती है कि गवर्नमेंट की जो इनकॉम्पिटेंसी है, वही सबसे बड़ी इसमें जिनको हम ब्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा-सा इस पे बता दीजिए कि ये जो चेंजेस आई हैं, वो क्या हैं? अब किस तरह से गवर्नमेंट की जो चेंजेस आ रही हैं, वो इसको इम्पैक्ट करेंगी? देखिए, चेंजेस तो वही वाली बात है कि मैं इसको चेंजेस नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा डैमेज कंट्रोल। कि जो हुँ। है ये, तो इस वक्त जो गवर्नमेंट है ये अपनी लास्ट लेग्स पे है। ये तो आपको नजर आ रहा है ना कि बल्कि ये गवर्नमेंट तो खत्म हो जाएगी अर्ली नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जो कोलिशन पार्टनर है इनके, उन्होंने कह दिया कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा एनडीपी। हुँ। एनडीपी। एग्जैक्टली, तो ये तो गवर्नमेंट खत्म है। तो ये तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, जब भी है। और ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल इनका ये तो डेसिमेट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जो है वो कंजर्वेटिव्स जीत जाएंगे। तो ये तो एक डेस्परेट गवर्नमेंट है जो डेस्परेट मेजर्स कर रही है डैमेज कंट्रोल करने के, कि यार कुछ तो हम अपने उसमें लिखवा लेना कि हम ये करके गए थे, ठीक है, हमने डैमेज किया, लेकिन एंड में हमने हुँ। कुछ ये चीजें भी की जिससे हमने थोड़ा डैमेज कंट्रोल हम कर रहे थे। तो अब उन्होंने वो डैमेज कंट्रोल किस तरह कर रहे हैं कि ठीक है, 100 से 20 कर दो, 10,000 से 2,000 कर दो, 500,000 से 380,000 कर दो, नंबर्स कम कर दो, विदाउट थिंकिंग कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा।
किस तरह से ये लेआउट होगा, आप उसको लेआउट करेंगे अपने प्लान को, जो लोग ऑलरेडी सिस्टम में हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट। देखिए, जो स्टूडेंट यहाँ आ गया, ठीक है, उसने कोई इलीगल काम तो नहीं किया इन मोस्ट केसेस, कुछ नहीं किया, वो फेक लेटर्स और फेक वो करके, बाय एंड लार्ज आपने अप्लाई किया, आपको वीजा मिला, आप यहाँ आ गए, आपका क्या कसूर है इसमें? भाई आपने तो हर चीज वो की, अब तो वो यहाँ आ गए, अब तो यहाँ पे मिलियंस हैं, आपको कुछ तो उनके बारे में, ये रियल लाइव्स हैं, रियल स्टोरीज हैं, ये नंबर्स नहीं है। आपसे कहा कि जी 1.2 मिलियन, आपने उसको जो है वो डीह्यूमनाइज कर दिया कि यार ये सिर्फ नंबर्स हैं, नंबर्स नहीं है, 1.2 मिलियन लोग हैं, 1.2 मिलियन लाइव्स हैं। कोई यहाँ पे जो है अपने घर बेच के आया है, कोई यहाँ जमीन बेच के आया है, कोई अपनी जो है ज्वेलरी बेच के आया है, कोई किसी तरह से आया है, किसी ने 4-5 साल यहाँ पे अंडर द टेबल कैश पे काम कर करके अपने आप को सर्वाइव करके जो है इस उसमें कि यार मुझे परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। ठीक है, आपको किसी ने जो है वो कहीं लिखा नहीं था कि आपको गारंटीड है परमानेंट रेजिडेंस, ये बात सही है। ये आप टेम्पररी प्रोग्राम में आए थे, स्टूडेंट्स वर्कर, दीज आर टेम्पररी प्रोग्राम्स, लेकिन अब तो ये लोग यहाँ पे हैं। तो अब आप इस तरह से तो ये तो नहीं करना चाहिए आपको कि अब आप बोलेंगे यार बस अब हम जो है वो 10 नहीं लेंगे 5 लेंगे, अब हम 20 नहीं लेंगे 5 10 लेंगे। तो इन्होंने सारे नंबर्स, सबसे पहले तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि क्या चेंजेस हैं, इन्होंने नंबर्स हर उसमें कम कर दिए। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले जो है कनाडा में टेम्पररी जो होते थे एडमिशन, जैसे स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके ऊपर कैप नहीं होती थी। वो होता था ठीक है, अगर आप कंडीशन से और क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो आपको जो है पोटेंशियली वीजा या वर्क परमिट मिल जाएगा, स्टडी परमिट मिल जाएगा। अब उन्होंने उसको कैप कर दिया कि इससे ज्यादा स्टडी परमिट्स नहीं हम इशू करेंगे, इससे ज्यादा वर्क परमिट्स इशू नहीं होंगे। और फिर उन्होंने कुछ वो डाउनस्ट्रीम भी चेंजेस किए हैं, जैसे एलएमआईए का उसमें चेंज कर दिया है, और स्टडी परमिट्स के अंदर बहुत चेंज कर दिया है कि जो स्टडी करने के बाद यहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, जिसे पीजीडब्ल्यूपी कहते हैं, वो किन लोगों को पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा? वो सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने सर्टन चीजें पढ़ी हैं, सर्टन प्रोग्राम्स किए हैं। ठीक है, स्पाउसेस अब और आप, उसमें मेरे ख्याल में बैचलर्स और मास्टर्स डिग्रीज को उन्होंने खाली लिस्ट किया करेक्ट, है ना, या उसमें पीएचडी उसमें है वगैरह प्रोग्राम में आ नीचे रहा है। भी, लेकिन उसमें भी आपको सर्टन वो जो एरियाज हैं उनसे अलाइंड आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ केयर है, स्टेम है, ये कुछ उसमें प्रोग्राम्स हम्म, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा हम एक जो है वो टेंजेंट लेते हैं। उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि कॉलेजेस ने जो ले ऑफ करने शुरू कर दिए मैसिव, क्योंकि कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आके आप बिजनेस स्टडीज तो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज अगर हम्म, आप कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं, कोई डिप्लोमा शिप्लोमा कर रहे हैं, आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा, तो वो क्यों पढ़ेगा बिजनेस स्टडीज? तो जो बिजनेस स्टडीज की फैकल्टी थी इन कॉलेजेस में, वो तो सडनली उन्होंने कहा हमारे पास, तो उन्होंने ले बंद ऑफ कर कर दी। दी। उन्होंने हम्म, प्रोफेसर जो है ले ऑफ कर दिए। एक यहाँ पे कॉलेज है, उसने अपना पूरा एक कैंपस, मार्खम एक यहाँ जगह है, वहां पे बंद कर दिया है। और आप एवरी डे देखते हैं कि कॉलेज, इस कॉलेज ने 250 बंदा निकाल दिया, उस कॉलेज ने जो है 200 बंदा ले ऑफ कर दिया। ये तो होगा, जाहिर बात। तो ये हम्म, डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स हैं इस पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हाँ। के और पॉलिसी। अच्छा, चेंजेस में मैं दोबारा आता हूँ। एक तो आपने ये बात की ना कि उन्होंने कैप लगा दी नंबर्स के ऊपर हर कैटेगरी के अंदर। फिर जैसे स्टूडेंट की जो ट्रांजिशन होती थी जो वर्क परमिट के ऊपर, उस पे भी उन्होंने ख़ास प्रोग्राम्स लिस्ट कर दिए कि भाई बैचलर्स है या मास्टर्स है या पीएचडी है, उसमें वो भी अगर आपने कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स में आपने किया है, तब मिलेगा। स्पाउस के हवाले से थोड़ा बता दीजिए कि स्पाउस पे क्या चेंजेस उन्होंने लेके आए हैं? स्पाउस में ये लेके आए हैं जी कि सबसे पहले तो आप, अगर आप जो है अंडर ग्रेड लेवल पे, जैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स और मोस्ट बैचलर प्रोग्राम्स में, आप अपने स्पाउस को नहीं ला सकते। ठीक है, पहले अच्छा। तो आपका स्पाउस आपको अकम्पनी कर सकता था। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि स्पाउसेस नहीं आ सकते। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या अबव कर रहे हैं तो ठीक है। और बैचलर्स में उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई किए हैं, आई थिंक नर्सिंग है या एक दो और प्रोग्राम्स हैं इस तरह से, कि अगर वो प्रोग्राम जो कि 5 ईयर प्रोग्राम्स हैं, या हुँ। डिफरेंट उनकी प्रायोरिटी उसमें फॉल करती हैं, तो ठीक है। लेकिन फॉर मोस्ट अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स नाउ यू कैन नॉट ब्रिंग योर स्पाउसेस विद यू। और जब स्पाउस आ जाती हैं, जैसे लेट्स से अगर पोस्ट ग्रेजुएट किसी प्रोग्राम में उन्होंने एनरोल किया है, तो स्पाउस को क्या वर्क परमिट मिलता है? मतलब स्पाउस इज़ अलाउड टू वर्क? जो जो स्पाउसेस थे वो आपको अकम्पनी करते थे ऑन एन ओपन वर्क परमिट। ठीक है, तो उनको ओपन वर्क परमिट मिलता था, विच मीन्स कि वो, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है काम की, वो जितना मर्जी काम करें, जहां मर्जी काम करें। और आपके पास स्टडी परमिट होता था, तो वो आपका हुँ। स्पाउस जो है वो काम कर सकता था और आप पढ़ सकते थे। तो अब उन्होंने क्या किया है, अगेन कभी हम और बात करेंगे कि ये स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में कितना फ्रॉड था, कि किस तरह लोग जो है वो स्पाउस बन के आ जाते थे। तो वो एक हुँ। अलग कहानी है, लेकिन एनीवे तो होता ये था। उसको हम एक और एपिसोड में करेंगे। मुझे 2 एपिसोड और करनी है आपके साथ। एक तो एलएमआई का जो फ्रॉड है, ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है ना, तो इस पे हम थोड़ी-सी बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और फिर जो आपने स्पाउस
के जी, जो वीज़ा इसको का हम उसमें हाँ, कंबाइन भी कर सकते हैं कि जो वर्क परमिट हाँ, वाला फ्रॉड है, चाहे वो एलएमआईए है, चाहे वो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है, चाहे वो ये कुछ और है। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मतलब यानी एक फेडरल लेवल पे आपको कुछ नंबर्स, कुछ डाटा, देखिए वो कहते हैं डाटा डजंट लाई। तो जब आपको कुछ डाटा नज़र आ रहा है, आप कैसे, आपको अलार्म बेल्स नहीं बज रहे आपके कि यार ये डाटा हमें क्या बता रहा है? तो एनीवे तो ये चेंजेस हैं। फिर ये जो है स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के उस पे और चेंजेस हुए हैं कि अब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। और नंबर्स उन्होंने कैप कर दिए हैं। कॉलेजेस का उन्होंने कैप कर दिया कि कौन सा कॉलेज कितने स्टूडेंट्स ले सकता है। ठीक है, उन्होंने एलोकेशन एक कर दी है कि इस कॉलेज के इतने, इस प्रोविंस में इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इस कॉलेज के इतने। तो वो उन्होंने बहुत उसको कर दिया। अब आपको एक, वो उसे पैल कहते हैं, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, वो लेटर चाहिए कॉलेज से जब आप वीजा के लिए अप्लाई करें। तो इट्स बिकम अ नाइटमेयर। मतलब उन्होंने वो बहुत सारे चेंजेस बहुत जल्दी इंप्लीमेंट किए हैं, जिसकी वजह से सारी बात है, एवरीबडी इज जस्ट कैचिंग अप कि अच्छा यार अब करना क्या है, कैसे करना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे होगा ये कि ये जो है वो वो लकी ड्रॉ वाली बात है कि आपका कोई आपसे पूछेगा मेरा स्टडी परमिट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप उसको यही कहेंगे कि भाई इट्स अ लकी ड्रॉ। आप अपना उसमें डाल दें और वो तुक्का आपका लग गया तो नाम निकल आएगा, स्टडी परमिट मिल जाएगा हुँ, आपको। नहीं तो कोई, इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आपका प्रोफाइल क्या है और आपकी चीजें क्या हैं, और क्योंकि वो तो बहुत से लोगों की होती हैं एक जैसी। तो बिल्कुल। ये एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, और ये हम अभी हम सिर्फ टेम्परेरी उनकी बात कर रहे हैं, अभी हम परमानेंट उसमें तो हाँ, आए नहीं। एग्ज़ैक्टली तो मुझे उस पे भी टच करना था कि जो एक्सप्रेस एंट्री या जो भी परमानेंट रेज़िडेंसी का राउट है, जिसमें जो प्रोफेशनल लेवल पे नॉमिनी प्रोग्राम होता है, वो भी आ जाता है। तो उस पे भी उन्होंने कोई इंट्रोड्यूस किए हैं चेंजेस या कैप लगाया है या अभी वो वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था? नहीं, बिल्कुल बहुत चेंजेस हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हैं। उसमें एक तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि उन्होंने नंबर्स कम कर दिए, ठीक है? तो पहले जो इनका प्रोजेक्शंस थी, या जिसे लेवल्स प्लान ये लोग कहते हैं, उसमें 500,000 इन्होंने रीच करना। सो 500,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स पर ईयर इन्होंने लेने थे, ठीक है? तो इनकी ये प्रोजेक्शन थी कि हमने 500,000 तक हम ले जाएंगे। वो उन्होंने अब रिवाइज डाउन किया है एंड नाउ इट्स 380,000। ठीक है, तो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। कहां तो आप 5 लाख की हुँ, बात कर रहे थे, कहां अब आप 380,000 पे आ गए। और अगले जो 2 से 3 साल इट्स गोइंग टू कंटिन्यू टू डिक्रीज। So 380, then it goes down, I think, to 370, and then it goes down to like 360 या 365. तो instead of trending upwards, वो नीचे कम होते जाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि जो प्रोविंशियल नॉमिनीज का जो एलोकेशन होता था, वो 50% इन्होंने कम कर दिया। कि जो प्रोविंसेस लेते थे या नॉमिनेट करते थे लोगों को फॉर परमानेंट रेजिडेंस, जो कि एक बहुत पॉपुलर तरीका था लोगों का आने का, और इवन फॉर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं, वर्कर्स जो यहाँ पे हैं, टू ट्रांजिशन टू परमानेंट रेजिडेंस, वो बहुत इन प्रोग्राम्स को देखते थे, जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते थे, जो प्रायोरिटाइज करते हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी प्रोविंस में हैं। तो अब आपने उनका कोटा 50% कम कर दिया, तो उसका तो बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट होगा ना, ज़ाहिर-सी बात है। हुँ, क्योंकि मतलब वो तो उनको भी इम्पैक्ट कर रहा है जो लोग यहाँ थे, और उनको भी जो बाहर से जो है होपफुल है इमिग्रेशन के। तो एक तो सबसे बड़ा चेंज ये है, टू आंसर योर क्वेश्चन, कि उन्होंने नंबर्स बहुत कम कर दिए, जिसका सिर्फ इसकी वजह से ही बहुत चेंजेस, बहुत इम्पैक्ट होगा लोगों पे। दूसरा, उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है कि हम किन एरियाज़ को और किस ग्रुप को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट, पहले तो जैसे मोस्टली ऐसे होता था ना कि आपका कट ऑफ स्कोर, एक एक्सप्रेस एंट्री है, एक्सप्रेस एंट्री में आपका एक स्कोर है और वो ड्रॉज कर रहे हैं, और अगर आपका वो जो कट ऑफ स्कोर है उससे ऊपर है तो आपको आईटीए आ जाएगा। आईटीए मतलब इनविटेशन टू अप्लाई। और अगर नहीं है तो फिर आप पूल में रहेंगे। अब उन्होंने कहा है कि हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे। किनको प्रायोरिटाइज करेंगे? उन लोगों को जो ऑलरेडी इन कनाडा है, ठीक है, तो जिनका कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है, कनाडा एक्सपीरियंस क्लास जिसे कहते हैं, उन लोगों को प्रायोरिटाइज करेंगे जो सर्टेन ऑक्यूपेशंस में है, जैसे हेल्थ केयर है, ठीक है, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस हैं, उनको हम प्रायोरिटाइज करेंगे। हम कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज करेंगे, यानी हम सिर्फ ड्रॉ में उन लोगों को इनवाइट करेंगे जो ये हेल्थ केयर की कैटेगरीज में है, जिनका ऑक्यूपेशन। हम उन लोगों को प्रायोरिटाइज करेंगे जो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ और भी हैं, एक दो और भी हैं, तो ये उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है कि हम इन लोगों को प्रायोरिटाइज करेंगे। या बात करें एक्सप्रेस एंट्री जी, मैं की? एक्सप्रेस एंट्री की बात कर रहा हूँ। हुँ, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, वहीं अब आप प्रोविंशियल लेवल पे भी आ जाएँ। अब अगर मैं प्रोविंस हूँ, आई एम लेट्स से आई एम ओंटारियो, ठीक है? अब ओंटारियो जो है, मुझे पता है कि यार मेरा जो नंबर था, जो मेरा कोटा था, दैट्स बीन स्लैश्ड बाय 50%। अगर मैं 100 लोग नॉमिनेट कर सकता था पहले, नाउ आई कैन ओनली नॉमिनेट 50 पीपल।
तो मैं भी उसको वो करूंगा कि अच्छा अगर मैं 50 ही ले सकता हूं तो मैं उसको प्रायोरिटाइज करूं कि भाई 50 अगर लेने तो फिर तो मैं सिर्फ डॉक्टर लूंगा, मैं सिर्फ इंजीनियर लूंगा, मैं सिर्फ डेटा एनालिस्ट लूंगा, राइट? एंड इट बिकम्स वेरी कंपेटिटिव। तो क्योंकि लोग हुँ, तो मिलियंस में जो इन नॉमिनेशंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो नंबर्स कम कर दिए, एक बहुत बड़ा चेंज ये। द वे दे आर गोइंग टू सिलेक्ट दीज इमिग्रेंट्स वो चेंज हो गया, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तीसरा चेंज जो कि लिंक्ड है नंबर से, वो ये है कि प्रोविंशियल नॉमिनेशंस का जो कोटा है, जो एलोकेशन है, वो हाफ हो गई। तो ये तीन वो बड़े चेंजेस, तो और भी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये तीन वो हुँ, बड़े चेंजेस हैं जो जिनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, और जिन्हें आप कह रहे हैं कि वो रिपल इफेक्ट बहुत है, कि इसकी वजह से ये होगा तो उसकी वजह से फिर वो हो जाएगा। और ये अभी आप देखेंगे अगले साल जब ये शुरू होगा कि किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है लोगों को, उनको भी जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं और उनको भी जो आने की होप कर रहे हैं यहाँ पे। Hey everybody, Yasin Nizami here. I truly believe that everyone must have their personal brand in this day and age. Not because you want to show off or brag about it, but to show the world what you are capable of, what you can do to help them out, what you can offer to make this world a better place, especially for techies. Why? Because I have been there. I'm an engineer by trade. I have spent 20 years of my career doing different roles. As a programmer, as a developer, as a technical support engineer, as a professional services consultant, as a sales engineer, and now in sales, I know how important it is to create a personal brand, because if you don't show to the world what you're capable of, nobody knows you exist in this competitive world. So for that, I created a course for the techies, for the tech professionals, to build their personal brand from zero in the next 7 days. If you take this course and follow the instructions, I can tell you in 6 months, and you're going to come back to me and say, Yasin, this course has definitely helped me to establish my personal brand in this competitive world. So if you want to join me on this journey to establish our personal brands, click on the link below, take this course, and let me know how you're doing it. Let's get started. बिल्कुल। और फिर लास्ट हम इस पॉइंट पे इसको ख़त्म करते हैं कि अब इसकी वजह से जो सोसाइटल इम्पैक्ट आएगा, यानी कि हमने बात की थी शुरू में, जैसे एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है पब्लिक की तरफ से जनरली, यानी कनाडा काफ़ी इमिग्रेंट फैमिली कंट्री रहा है और हर कोई जो है इमिग्रेंट्स को जो है वेलकम करता था, लेकिन अब वो जो सेंटीमेंट है ना वो 180 डिग्री शिफ्ट हो गया है। यानी कि अगर आप किसी लोकल गोरे से आप बात करें तो उसके बड़े नेगेटिव सेंटीमेंट आपको नज़र आएंगे टुवर्ड्स इमिग्रेशन। तो मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि अब वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेगा और जैसे-जैसे इकॉनमी जो है वो मज़ीद बिगड़ती जाएगी, ये मज़ीद और सरफ़ेस पे आएगा और शायद हम इसको देखें कि मज़ीद वायलेंट रिएक्शन सामने आएगा। तो उसमें आपकी क्या ओपिनियन है? मैं इसमें एक चीज जो है थोड़ा-सा आपसे वो करूँगा, कह लें उसको ऐड करूँगा उसमें, कि आपने कहा ना कि जहाँ पे अगर आप गोरे से बात करें तो उसकी ओपिनियन जो है वो आपको डिफरेंट लगेगी। यहाँ पे बहुत अभी रिसेंट पोल्स हुए हैं, बहुत पोल प उनके रिजल्ट्स ये कहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट व्हाइट कैनेडियंस जो ये फील करते हैं। इट इज़ आल्सो इमिग्रेंट्स एंड मोर हुँ, परहैप्स सरप्राइजिंगली रीसेंट इमिग्रेंट्स। जो इमिग्रेंट्स यहाँ आए हैं वो ये कह रहे हैं कि यार ये तो इमिग्रेशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए यासीन, एक होता कोई बंदा जब इमिग्रेट करता है यहाँ पे तो वो किसी रीजन से करता है, ठीक है? कुछ हालात आपके मुल्क में ऐसे हैं जिनको आप छोड़ के आना चाह रहे हैं, कुछ आप फाइनेंशियली यू वांट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ, फॉर योर चिल्ड्रन, ठीक है? ऐसे तो कोई नहीं होता ना कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ देता हूँ, मैं अपने दोस्तों को छोड़ देता हूँ, मैं सब कुछ यहाँ छोड़ के अपना बैग बंद करके कहीं और चला जाता हूँ और जस्ट बिकॉज़ आई वांट टू। ऐसे तो ये तो जनरली रीज़न नहीं होती कि आप इतना बड़ा अपनी लाइफ को डिसरप्ट करें विदाउट एनी रीजन। हुँ, तो रीजन होती है ना कोई कि भाई मैं कोई चीज छोड़ के जा रहा हूँ, कोई हालात खराब हैं, फाइनेंशियली कोई जो सिचुएशन खराब है, कोई और इश्यूज हैं। अगर आपको यहाँ आके लगे कि यार ये तो यहाँ पे आके भी चीजें उस तरह वही होती चीज़ जा है। रही, तो फिर आप रिएक्ट तो करेंगे ना, यार ये तो मैं छोड़ के आया था, बिल्कुल। इससे तो मैं भागा था। हुँ, अब यहाँ पे आप आए, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको जॉब मिल रही है तो वो सैलरी इतनी लो है कि आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको घर नहीं मिल रहा, आप घर रेंट करना हुँ, चाहते हैं, रेंट आउट ऑफ कंट्रोल है। तो आप तो यहाँ आए थे फॉर अ बेटर लाइफ, तो वो ज़ाहिर बिल्कुल। बात है यू आर। और फिर वही अगर आपको करप्शन भी यहाँ पे नज़र आए, उसी तरह से जो आप पाकिस्तान में या इंडिया में देख के वही आ तो रहे हैं, तो आपसे कह रहा फिर हूँ कि आप कहेंगे अगर यार मैं आपको यहाँ क्यों आया हूँ? वही प्रॉब्लम्स यहाँ भी डील करने पड़ रहे हैं किसी उसमें, आपकी गाड़ी चोरी हो गई ड्राइववे से। अब वायलेंट हुँ, जो है होम ब्रेक-इन्स यहाँ पे कितने कॉमन है कि घर के अंदर आके आपको कोई वेपन से, गन है या कोई नाइफ है या कुछ करके गाड़ी की चाबी ले गए या कुछ ले गए। मतलब यहाँ पे अगर ये आपके साथ तो आप बोले यार ये फिर मैं इससे अच्छा तो मैं कराची में था। हुँ, कम से कम वहाँ पे अपना घर तो था। तो जो है तो
ये बहुत सारे पोल्स जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि इट्स नॉट जस्ट जो यहाँ लोकल जिन्हें आप चले व्हाइट पॉपुलेशन कह लें, इट्स नॉट जस्ट देम, हाँ अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे। तभी तो आप देखिए गवर्नमेंट की रेटिंग्स इतनी लो हैं, गवर्नमेंट्स की रेटिंग इतनी लो इसलिए नहीं हो सकती कि सिर्फ जो है एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो नाखुश है। इतनी लो इसलिए है क्योंकि वास्ट जो आपकी नंबर्स हैं, पॉपुलेशन है या जो यहाँ लोग हैं, दे फील के अमंगस्ट अदर थिंग्स, चले इकोनॉमी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको सब चीजों को इम्पैक्ट करता है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस एथनिक ग्रुप्स कह लें, इमिग्रेंट्स कह लें, न्यू इमिग्रेंट्स, ओल्डर इमिग्रेंट्स, वो ये फील करते हैं कि इमिग्रेशन जो है कंप्लीटली बॉच अप की है इस गवर्नमेंट ने, और वो they are not as open minded कह लें या as receptive, as welcoming to some of these immigration concepts कह लें या immigration का वो कह लें, as people were in Canada previously, 10 years ago हाँ even मैं तो बिल्कुल कहता हूँ 5 6 7 years ago। 5 years ago हाँ मुझे याद है मैं खुद 2016 में आया हूँ तो मुझे तो बहुत वेलकमिंग सोसाइटी नज़र आई थी कनाडा जबकि मैं यूरोप में रह चुका हूँ तकरीबन 12 साल मैं यूके में था पहले तो मैंने बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस देखा दोनों कंट्रीज़ का कि यूके में जो मेरी जो इंटरेक्शन थी वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ वो और जो कनाडा में कंप्लीटली डिफरेंट लेकिन अब 2016 से लेकर अब तक मुझे यानी कि 180 डिग्री शिफ्ट नज़र आ रहा है जो सेंटीमेंट नज़र आ रहा है लोगों के अंदर सोशल मीडिया पर जाते हैं आप तो जो नेगेटिव लोग बातें करते हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ वो पहले नहीं थी वो अब बहुत तेज़ी से जो है वो सरफेस पे आ रही हैं और मुझे लगता है कि अब वो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ वायलेंट भी होंगी क्योंकि जब तक लोगों के पेट भरे हुए हैं ना, तो लोग सुकून में रहते हैं। लेकिन जहाँ उनके फाइनेंसेस बिगड़ना शुरू हो जाए, उनके लिए खुद का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए फाइनेंशियली, देन थिंग्स विल बिकम वायलेंट जो कि अनलाइकली ऐसा हो सकता है लेकिन ऑफ कोर्स हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन मुझे जो नज़र आ रही है डायरेक्शन उसी तरफ जाती नज़र आ रही है। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, और ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी। आप अमेरिका में देखें जो अभी इलेक्शन हुआ है, और जब 2016 में भी ट्रम्प आए थे, उस वक्त भी सब एक शॉक था कि यार ये कैसे हो गया, और नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू विन, राइट। ओवरवेलमिंग जो एक कंसेंसस था वो ये था कि ये तो कभी नहीं जीत सकते, और ही वन। अभी भी ठीक है, अभी कुछ ऐसी चीजें थी, बाइडेन की सिचुएशन थी और वो सारा था, लेकिन जिस तरह से ट्रम्प जीते हैं, मतलब जिस तरह से जिन नंबर्स के साथ, और इन दी एंड तो वो कंफर्टेबली जीत गए। तो ये मैं समझता हूं कि एक होता है ना, कुछ टबू चीजें बन जाती हैं कि यार इसके ऊपर बात नहीं करनी, इसके ऊपर बात नहीं करनी, और उसकी वजह से ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कि मतलब यार कि जो सारे अब अमेरिका में इमिग्रेशन जो है इज अ वेरी यू नो हाईली डिबेटेड एंड हाईली कंटेस्टेड सॉर्ट ऑफ, आप उसको कह लें, टॉपिक, कि वो सारा जो उनका सदर्न बॉर्डर पे स्पेशली जो उनकी सिचुएशन है कि वो जो नीचे मेक्सिको से इलीगल इमिग्रेशन है और वो सारा। अब आप वहां पे एक जमाना था जब आप वो बात भी करते थे तो यू वुड बी लेबल्ड एज समवन जो कि यार ये तो एंटी इमिग्रेंट है, और ये तो जो है रेसिस्ट है और डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और ये कर रहा है। यार आप कॉन्वर्सेशन तो करें कि क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए एब्जॉर्ब करने का। क्या ये तो नहीं हो सकता कि आप बॉर्डर्स खोल दें और बोले चलो भाई जिसने आना है आ जाओ। तो फिर होता उससे ये है कि कोई ट्रम्प जैसा आदमी आके उल्टी सीधी बातें करता है कि आपके पास जॉब नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि 4 मैक्सिकन आ गए। हालांकि दैट इज नॉट ट्रू। जो आपकी जॉब थी वो नहीं कर रहे बेचारे, वो भी डेस्परेट है। ठीक है, वो भी अपनी वही करने आ रहे हैं जो आप यहाँ करने आए थे, टू मेक अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्फ। लेकिन क्योंकि ये चीजें सही वक्त पे सही तरह से एड्रेस नहीं की गई, तो अब जो है वो जो लोग कहते हैं ठीक है यार शायद कोई पागल आदमी आके काम ठीक कर सकता है। तो ये रिएक्शन होता है, एंड आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि सेंटिमेंट यहाँ पे चेंज हुआ है, एंड आई थिंक दिस सेंटिमेंट इज गोइंग टू स्टे नेगेटिव फॉर अ व्हाइल। और आई कुड नॉट एग्री विथ यू मोर कि ये सब चीजें लिंक्ड हैं इकोनॉमी से। अगर सबके पास अच्छी जॉब्स हों, सब अच्छी सैलरीज कमा रहे हों, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो एक खास एक मिनिमम लेवल पे हो, ये तो किसी को बुरा नहीं लगता कि यार और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं। एवरीबडी वेलकम्स एवरीवन। द मोमेंट आपकी सिचुएशन खराब होनी शुरू होती है, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर रीजंस कि यार मेरी बिल्कुल सिचुएशन खराब क्यों हो रही है, और फिर वो रीजन सही हो या गलत हो, आपने कोई 2 रीजंस पकड़ लिए और आपने कहा बस आप इसकी वजह से हो स्केपगोट पकड़ते हैं ना कि यार स्केपगोट कौन है? अच्छा ये एग्जैक्टली इमिग्रेंट है, इसने एग्जैक्टली मेरी जॉब ली है। हाँ। एग्जैक्टली एंड एब्सोल्युटली ऐसा यहाँ पे रहेगा सेंटिमेंट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। चलें इसी बात पे हम इसको ख़त्म करते हैं अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया
बड़ा मज़ा आया आपकी सारी गुफ्तगू सुन के, और बहुत सी चीज़ें तो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि इस लेवल पे जो है वो स्कैम्स हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में हम इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अगर आपके पास नेक्स्ट वीक टाइम है तो हम स्कैम्स के ऊपर ज़रा एक बात कर लेंगे कि भई ये एलएमआई का जो स्कैम है, जो कि बड़ा मशहूर हुआ है, और मेरे ख़्याल में कनाडा से बाहर जो लोग रहते हैं उनको भी पता है कि यहाँ किस लेवल का स्कैम होता है। तो हम उस पे थोड़ी बात करेंगे कि उसमें कितनी डेप्थ है स्कैम्स के, कितने लोग इफ़ेक्ट हुए हैं उसके ऊपर, और क्या-क्या उसमें अंदर कहानियाँ हैं, वो सारी हम आपसे सुनेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच यासीन। You are interested in reading about these topics like macroeconomics, financial markets, what's happening with the geopolitical situation, what's happening with interest rate, monetary policy, Federal Reserve, ECB, China, Japan. I cover these topics in a very simple and plain English in a very digestible format. If you like to read about this, there is a link in the description about my newsletter that I send out every week. Do yourself a favor, click subscribe, and enjoy reading. Thank you.